फ्रेंड्स, वेलकम टू आयरनिक ट्रेनिंग। आयरनिक ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। आप चाहे बीएड में एडमिशन लिए हो, चाहे डीएलएड में एडमिशन लिए हो, आप सोच रहे होंगे कि ये पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी होता क्या है। मतलब कि आप टीचर ट्रेनिंग के किसी भी कोर्सेज में इनरोल्ड हुए हैं तो आप क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, ये सब एग्ज़ाम आपको नज़र आता है कि ये सब एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, ऐसा कुछ आप सुनते हैं। लेकिन आप लोगों को हमेशा कन्फ्यूज़न बनाना होता है कि ये पीआरटी क्या होता है एग्जैक्टली, ये कौन सा क्लास तक का होता है। टीजीटी कौन से क्लासेस के टीचर जो पढ़ाते हैं उसको टीजीटी बोलते हैं, पीजीटी किसको बोलते हैं। ये सारी डाउट जो है आपकी मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगी। साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम के लिए या नहीं है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। जैसे ही आप किसी भी टीचर ट्रेनिंग में आप इनरोल्ड हुए हैं तो आपको ये सब चीज़ का जानकारी होना चाहिए और आप एक्टिव रहिए। आप एक्टिव रहेंगे तो आपको अलग अलग एग्ज़ाम के बारे में पता चलेगी कि कौन कौन एग्ज़ाम होता है। तो अगर आप 2 इयर्स का डिप्लोमा कर रहे हैं टीचर ट्रेनिंग में, चाहे वो बीएड कर रहे हो चाहे डीएलएड कर रहे हो, तो इसके बाद आप कौन कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो वो देख सकते हैं। और आप लोग उसके बारे में अगर जानेंगे, उसके सिलेबस के बारे में जानेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं केवीएस का एग्ज़ाम होता है, एनवीएस का एग्ज़ाम होता है, डीएसएसबी का एग्ज़ाम होता है। तो अगर उस एग्ज़ाम का सिलेबस आप देखेंगे तो सिमिलर है। तो एक साथ मतलब कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं सभी एग्ज़ाम का, सारे एग्ज़ाम को एक साथ टारगेट करके आप अपना प्रिपरेशन एक साथ कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगी बहुत जल्द। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल के द्वारा आपको टीचर से, अगर मान लीजिए आप टीचर बनना चाह रहे हैं, टीचिंग लाइन में आ चुके हैं, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आएंगी। चाहे वो वैकेंसी से रिलेटेड हो, चाहे एलिजिबिलिटी से रिलेटेड हो, चाहे अलग अलग जैसे केवीएस, एनवीएस, इसरो, ये सब क्या है एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है टीचिंग का, तो उससे रिलेटेड वीडियो आता रहता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि पीआरटी प्राइमरी टीचर्स क्या है, टीजीटी क्या है, पीजीटी क्या है। पीआरटी प्राइमरी टीचर जिसको बोलते हैं, तो पीआरटी जो होता है वो कौन से क्लास के लिए होता है, 1 to 5th के लिए होता है। 1 से लेके 5th क्लास के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको प्राइमरी टीचर कहा जाएगा, पीआरटी टीचर कहा जाएगा। ओके, अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए, मतलब कि कौन कौन इसमें एलिजिबल है, तो सबसे पहला बात आपको पता होना चाहिए कि बीएड एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के जरिए आ चुका है ऑर्डर। तो बीएड एलिजिबल नहीं है। 2023 के बाद बीएड को एलिजिबल नहीं माना जाएगा पीआरटी में। पीआरटी का जो भी एग्ज़ाम होगा प्राइमरी लेवल में, वहाँ पे आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो बीएड वाले एलिजिबल नहीं हैं। जो डीएलएड कर रहे हैं या अदर कोई कोर्सेज कर रहे हैं, तो वो डीएलएड वाले जो है यहाँ पर क्या है, एलिजिबल हैं। तो डीएलएड वाले पीआरटी में कैसे एलिजिबल होंगे, जैसे मान लीजिए 12th क्लास आपका होना चाहिए, मेनली आपका 12th क्लास होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका 12th के साथ डीएलएड किए हो, 2 ईयर डिप्लोमा जो आपका होगा वो अगर आप किए हो। डीएलएड टीचर ना है कि पीआरटी का अगर आपको देना है एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम अगर आपको चाहिए, गवर्नमेंट टीचर बनना है आपको, तो 12th आपको डीएलएड रहना चाहिए। आप उसके बाद एलिजिबल है, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, ग्रेजुएशन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 12th इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है। बोलते हैं ना कि कम से कम इतना होना चाहिए कि 12 हो, डीएलएड हो। बीएड वाले नहीं एलिजिबल, मैं अगेन बोल दे रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आने लगते हैं क्या बीएड वाले हैं पीआरटी में एलिजिबल नहीं है। कहाँ एलिजिबल है वो भी मैं आपको बताऊँगी। और ये जो मैं आपको बताई हूँ अभी डीएलएड एंड 12th क्लास, ये एक नॉर्मल मैं आपको ओवरव्यू दी हूँ। जैसे कि मान लीजिए केवीएस का अगर एग्जाम आता है पीआरटी का, तो वो अपना एलिजिबिलिटी जो है वो वहाँ पर दे देता है। तो उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसको आपको क्या करना होगा, पार्टिकुलर देखना पड़ेगा। तो उसका भी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो इस चैनल पर मैं आपको 1 by 1 करके वो बनाऊंगी ताकि आपका सब डाउट क्लियर हो जाए। मान लीजिए केवीएस का है, तो केवीएस में अगर आप पीआरटी का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आपके क्या एलिजिबिलिटी है वो मैं आपको दिखा दूँगी। वैसे नॉर्मली 12th कम से कम होना चाहिए और डीएलएड वगैरह किए होंगे। इसके अलावा है आपका टीजीटी। टीजीटी में है आपका ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जो होता है वो कौन क्लास का होता है, यहाँ पर मतलब कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। देखिएगा क्या कन्फ्यूज़न आप लोगों को होता है। 6 to 10 मेनली इसमें मान लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो वैकेंसीज़ निकलता है, जैसे केवीएस हुआ, एनवीएस हुआ, डीएसएसबी का वैकेंसीज़ होता है, तो उसमें अलग अलग ये है। देखिए 6 to 8 ओके, 6 to 8 कहीं पर 6 to 8 इसको माना जाता है टीजीटी को, और कहीं पे आपको यहाँ पर 9 to 10, मतलब कि 9 और 10 का जो टीचर होगा उसको टीजीटी बोला जाएगा। नॉर्मली टीजीटी जो होता है वो इसका फुल फॉर्म क्या आप देख सकते हैं कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है। तो टीजीटी जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर होते हैं वो
इसका मीनिंग ये है कि आप 9-10 के स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, 9-10 के स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। लेकिन ये वाला जो देखा जाएगा तो 6 to 8 के लिए भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, तो उसको टीजीटी बोल दिया जाता है। तो ऑल ओवर आपको ये माइंड में रखना है कि 6 to 10 का अगर आपको टीचर बनना है तो आपको टीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो देंगे। और यहाँ पर बीएड वाले एलिजिबल हैं और डीएलएड वाले भी एलिजिबल हैं। ओके, डीएलएड वाले भी एलिजिबल हैं, डीएलएड बीएड दोनों ही एलिजिबल हैं। लेकिन डीएलएड वाले को यहाँ पे 12th क्लास नहीं बल्कि ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट होना चाहिए। और बीएड वाले लोगों का तो ग्रेजुएशन ऑब्वियसली ग्रेजुएशन के बाद ही होता है बीएड, तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड अगर आपका है तो टीजीटी के टीचर बन सकते हैं। और अलग अलग जो वैकेंसीज आएंगे अलग अलग संस्था से, जैसे कि डीएसएसबी, बार बार मैं आपको ये बोल रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, मतलब कि जो उसका एलिजिबिलिटी होता है थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। लेकिन ज़्यादातर आप ये नॉर्मली मान के चलेंगे तो ठीक है कि आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। और यहाँ पर टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जो होते हैं वो 6 to 10 के लिए होते हैं। अगर आप 6 to 10 के टीचर बनना चाहते हैं तो ये वाला आप टीजीटी को टारगेट कर सकते हैं। इसका सिलेबस को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट होता है पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स किसको बोलेंगे हम लोग? 11th and 12th। यहाँ पर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं क्लासेस का, 11th and 12th के ही टीचर को हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं। और यहाँ पर आपको मांगता है एमए से कम नहीं चाहिए डिग्री, एमए मांगेगा। जितना मैं आपको भी बता रही हूँ एलिजिबिलिटी वो तो रहेगा, उसमें प्लस कर सकता है और कुछ, लेकिन उसमें माइनस नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मैं भी आपको एमए बता रही हूँ तो नहीं ग्रेजुएशन को अलाउ कर देगा कहीं, ऐसा नहीं है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ मतलब इतना तो कम से कम रहेगा ही, उसके अलावा और कुछ वो लोग ऐड कर सकता है कि ये भी एलिजिबिलिटी चाहिए वो भी एलिजिबिलिटी चाहिए, लेकिन इससे कम नहीं रहेगा। एमए आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दें, डीएसएसबी का एग्ज़ाम दें, केवीएस का दें, एनवीएस का दें, चाहे आप स्टेट दें, मतलब कि कोई भी स्टेट्स आप बिलोंग करते हो, इंडिया के 28 स्टेट्स में से किसी स्टेट से भी आप बिलोंग करते हो तो कोई भी स्टेट देंगे आप तो वहाँ पर सबका एलिजिबिलिटी ऐसा ही होता है। देखिए एमए आपको चाहिए ही चाहिए, एमए प्लस आपको क्या चाहिए यहाँ पर बीएड चाहिए। ओके, कहीं कहीं जो है आपको बीएड नहीं चाहिए, जैसे कि डीएसएसबी का मैं इससे पहले एक शॉर्ट वीडियो में आपको बताई थी कि डीएसएसबी में जो है आपका बीएड नहीं चाहिए। लेकिन ये डीएसएसबी का एग्ज़ाम क्लियर करने के 3 ईयर्स के अंदर में आपको फिर कंप्लीट भी करना होता है, मतलब कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको बीएड चाहिए, पहले या बाद चाहिए ही चाहिए। एमए प्लस बीएड होना चाहिए 11th and 12th के लिए। और ये किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप बनना चाह रहे हैं यही चीज़ आएगा। आप बोलेंगे नहीं मेरा उर्दू है, मेरा इंग्लिश है, मेरा बंगाली है या मेरा हिंदी है, तो ऐसा नहीं है कि आपका सबका जो मतलब एलिजिबिलिटी है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप पीजीटी आप चाहे भले किसी भी सब्जेक्ट से चाह रहे हो, एमए पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए ही चाहिए। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आंसर देने का। अगर कमेंट से आपका क्लियर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं उससे क्लियर हुआ तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगी। टीचिंग एग्ज़ाम जैसे कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, जैसे देख लीजिए कि आप जब पीआरटी और टीजीटी वगैरह का देख रहे हैं कि ये सब क्या है, तो आप कौन कौन से टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इनरोल हो सकते हैं इसको डिटेल में मैं आपको एक वीडियो में दिखाऊंगी, लेकिन नॉर्मली आपको यहाँ पर दिखा दे रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहे। सीटेट आप दे सकते हैं, एनवीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, डीएसएसबी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, स्टेट दे सकते हैं, इसके अलावा एडब्ल्यूएस दे सकते हैं, इसरो का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ईआरडीओ का एग्ज़ाम दे सकते हैं, केवीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको टारगेट करना है सीटेट को। सीटेट का एग्ज़ाम आपका जैसे ही क्लियर होगा तो आप सीटेट के बाद एनवीएस देंगे, फिर डीएसएसबी देंगे, मतलब कि सीटेट क्लियर करेंगे। सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जिन्हें ये नहीं पता है कि सीटेट क्या होता है, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, या कमेंट का फर्स्ट में पिन किया गया, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो सीटेट है क्या? तो सीटेट जो होगा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इस टेस्ट को देने के बाद आप बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जैसे कि एनवीएस हुआ, डीएसएसबी वगैरह हुआ। तो इसमें सीटेट मांगता है, मतलब कि सबसे पहले आप सीटेट पास करिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर एनवीएस और डीएसएसबी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन डीएसएसबी का जो 11th and 12th का अगर आप टारगेट कर रहे हैं 11th and 12th का पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो इसमें आपको सीटेट नहीं चाहिए। अगर आप पीआरटी और टीजीटी टीचर जिनका टारगेट है उनके लिए चाहे कोई भी मतलब एग्ज़ाम मैं आपको बता रही हूँ, चाहे एनवीएस हो डीएसएसबी हो, इसमें आपका सीटेट चाहिए ही चाहिए। और अगर आप कोई पीजीटी का बनना चाह रहे हैं तो इसमें आपका सीटेट नहीं चाहिए। पहले आपको क्लियर करना होगा सीटेट है क्या। देखिए आपको सीटेट आपका सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, इसको क्लियर करने के बाद एनवीएस में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, एनवीएस का डीएसएसबी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। स्टेट जो है, स्टेट क्या है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, 28 स्टेट जो है अभी फ़िलहाल,
तो उसमें से आप कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, जैसे राजस्थान टेट होता है, वेस्ट बंगाल टेट होता है, उड़ीसा टेट होता है, हरियाणा टेट होता है, सबका मतलब हर एक स्टेट अपना अपना टेट कंडक्ट कराता है। तो उस टेट के लिए भी आप डायरेक्ट एलिजिबल हो जाते हैं। सीटेट का एग्ज़ाम का ज़रूरत नहीं होता है, बहुत सारे स्टेट में आप डायरेक्ट यहाँ पर स्टेट दे सकते हैं। उसके बाद AWAS है, इसरो है, ERDO है, ये सब क्या है, ये सब सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है। तो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम जितना है आप दे सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप अपना इस जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ का एग्ज़ाम दें, साथ ही साथ ये एग्ज़ाम सबको भी टारगेट करके रखिए, क्योंकि सिलेबस देखेंगे तो सिमिलर होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारा डाउट आता है, बहुत सारा कमेंट किया क्या मैं ये स्टेट से हूँ, ये वाला एग्ज़ाम, मैं जितना भी अभी एग्ज़ाम दिखाई हूँ ऊपर में, चाहे आप इसमें से कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। ओके, कोई बोलता है कि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ? यस, आप एलिजिबल हैं, क्यों नहीं एलिजिबल होंगे। राजस्थान वाले भी एलिजिबल हैं, जम्मू एंड कश्मीर वाले भी, उत्तर प्रदेश, बिहार, आप कई स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी से कहीं से बिलोंग करते हो। जो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है उसमें ऑल स्टेट को एलिजिबल किया जाता है, इतना आपको माइंड में रखना है। मतलब कि मैं ऊपर में इससे पहले जितना आपको दिखाई हूँ एग्ज़ाम, वो सारे एग्ज़ाम जो हैं, ये सारा एग्ज़ाम जो मैं आपको दिखाई हूँ, ये सारे एग्ज़ाम में एलिजिबल है 28 स्टेट से, चाहे आप कहीं से भी बिलोंग करते हो। थोड़ा सा स्मार्टली आपको करना होगा प्रिपरेशन, तभी आपको मिलेगा जॉब। सब एग्ज़ाम का एक साथ अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं तो आपका होना ही होना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा, आपकी थोड़ी सी डाउट तो क्लियर हुई होगी, और कुछ डाउट अगर बच गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ लाइक करना नहीं भूलें इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो, और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे।